Hello everyone, this is Dr. Kritika Agnihotri, Assistant Professor of Ophthalmology Department. काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि मैम बताइए ऑप्थेल्मोलॉजी एज अ करियर ऑप्शन कैसा है। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ऑप्थेल्मोलॉजी ब्रांच के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन यही है कि मैंने क्यों चूज़ किया ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है या मुझे अच्छी लगती है क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि मुझे सर्जरी में काफ़ी इंटरेस्ट था शुरू से ही, है ना। और ऐसी लाइफ चाहिए थी जिसमें वर्क लाइफ दोनों का बैलेंस हो। तो ऑप्थेल्मोलॉजी क्या है ना, जैसे जैसे इसमें स्किल्स एक्वायर करते जाओगे वैसे वैसे आपकी सर्जरीज का टाइम कम होता जाएगा, आप ज़्यादा सर्जरीज कर पाएंगे और आगे जाके आप अपना टाइम लिमिट कर सकते हैं। जैसे 9 to 5 या 9 to 6 काम किया। ऑफ कोर्स विंटर सीजन जब आता है, जब आपके कैटरेक्ट सर्जरीज होती हैं, तब उसमें आपका काम थोड़ा सा बढ़ेगा, बट वो अच्छा है थोड़े टाइम के लिए। और ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा नाइट कॉल्स आ रहे हैं या इमरजेंसीज बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस। इसमें काफ़ी कम है क्योंकि हाँ, डेफिनेटली ट्रॉमा है या आपका कोई उसमें आप अगर मेडिकल कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली उसमें आपको उसमें अलर्ट रहना पड़ेगा ना, क्योंकि आप ट्रॉमा यूनिट में आते हैं, हेड इंजरीज हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं या बर्न्स हैं, तो उसमें आपको बुलाया जाएगा। बट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है, कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जिनको इमरजेंसीज में ऑपरेट करना होता है, तो आप कर सकते हैं। मोस्टली जो सर्जरीज हैं वो इलेक्टिव होती हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, वो कितना ज़्यादा एक्टिव है नाइट में या कैसे भी। बट डेफिनेटली प्राइवेट प्रैक्टिस में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें क्या पर्क्स है ना कि एक तो ये है कि इसमें ओपीडी भी है और ओटी भी है। आप पूरा ओपीडी करिए, उसके बाद जब आपको लगता है कि हाँ सर्जरीज करने का है तो आप सर्जरीज जा सकते हैं करने के लिए। कैटरेक्ट सर्जरीज करिए, ग्लॉकोमा बहुत सारी होती है ना। तो दोनों के पर्क्स आपको मिलेंगे, आप ओपीडी करिए और ओटी करिए। और एक बात है कि ये काफ़ी क्लीन ब्रांच है, इसमें ब्लड, पस और वॉमिट ये सब नहीं देखना है, तो थोड़ी क्लीन ब्रांच है, मुझे अच्छी लगती है। और कुछ लोगों को थ्रिलिंग लगता है, जान बचाना ऐसा होता है, और थोड़ा डायग्नोसिस बना के ट्रीट करना, वो सब इसमें थोड़ा थ्रिल कम है। बट मुझे पर्सनली यही ठीक लगता है। तो जिसका वही हुआ ना, पैशन की बात होती है, क्या अच्छा लगता है तो उसके हिसाब से ऑप्ट करना चाहिए। तो मुझे तो ऐसी लाइफ अच्छी लगती है, तो ठीक है, कूल ब्रांच है ये। और आप और एक और चीज़ है कि आप सभी तरीके के एज ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट करते हो। छोटा बच्चा होगा या फिर एकदम जो एल्डर पीपल हैं उनके साथ भी आप कर सकते हैं इंटरेक्शन। सो सभी की बीमारी होती है, सबको आप ट्रीट करोगे, तो काफ़ी वास्ट है ये। और इसके अलावा मतलब हमारे देश में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। ऑप्थेल्मोलॉजी इसीलिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ब्लाइंडनेस बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में, और उनमें से आधे से ज़्यादा तो ट्रीटेबल हैं। जैसे कि रिफ्रैक्टिव एरर है ना, सिंपल चश्मे की वजह से ही ब्लाइंड हो रखे हैं लोग। और कैटरेक्ट सर्जरीज तो इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आप रिमोट एरियाज में जाएंगे तो बहुत सारे लोग नेग्लेक्टेड हैं, है ना। उन्होंने उनकी सर्जरीज उनको पता ही नहीं कि इसका ऑपरेशन हो सकता है। या फिर जैसे ग्लोकोमा है या कॉर्निया की कोई ब्लाइंडनेस हुई है, जैसे कि चोट लगी हुई है आँख में, तो उन्हें पता नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और वो सिंपल है, जस्ट एक थोड़ी सिंपल सी सर्जरी करनी है और वो ठीक हो सकते हैं। इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, तो इसलिए मुझे ऑप्थेल्मोलॉजी थोड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मैं उन लोगों से जुड़ पाती हूँ उसके ज़रिए। और एक सिंपल प्रोसीजर के बाद ही तुरंत उनको बोलते हैं ना, गिफ्ट ऑफ साइट यू कैन प्रोवाइड, तो वो आप कर सकते हैं। उससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है, वो अपनी एक लाइफ फिर से शुरू कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो मैंने चैरिटी हॉस्पिटल में भी काम किया हुआ है। तो क्या होता है ना कि लोग अपने जो बूढ़े माँ बाप हैं उन्हें छोड़ जाते हैं, क्योंकि वो किसी काम के नहीं ना, वो देख सकते हैं कुछ कर सकते हैं, तो उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। कोई यंग पेशेंट है, उसका वर्क इफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन विजन, डिक्रीजिंग विजन, तो आप उसकी सर्जरी कर सकते हैं, आप उसका कॉर्निया ब्लाइंडनेस को ठीक कर सकते हैं। वो कितना बड़ा इम्प्रूवमेंट है किसी के लिए। एक छोटा बच्चा है, उसकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकते हो, जो ट्रीटेबल कॉजेज हैं उसके लिए। तो इसीलिए मुझे ऑप्थेल्मोलॉजी बहुत अच्छी लगती है। और काफ़ी कुछ रोल मेरे एमबीबीएस के जो
प्रोफेसर से उनका भी है, मैंने एसएस मेडिकल कॉलेज रीवा से किया हुआ है, तो उन्होंने भी मेरी काफ़ी इंटरेस्ट जगाया था इस फील्ड में कि एक्चुअली ऑप्थेल्मोलॉजी है क्या, कि जस्ट चश्मा और कैटरेक्ट सर्जरी नहीं है, बहुत कुछ है इसमें, रेटिना है। तो जितना अच्छा आपके एमबीबीएस कॉलेज में बताया जाता है, जितना आप इंटरेक्ट करोगे उतना आपको ये फील्ड अच्छी लगती है, क्योंकि एमबीबीएस में ऑब्वियसली ऑप्थेल्मोलॉजी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाई जाती है, आप इतना एक्सपोज नहीं होते हैं क्लिनिक्स में भी, तो लोगों को पता नहीं होता है। बट हाँ, आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे इस ब्रांच से मिलवाया एक्चुअली है क्या, तो मैंने ऑप्ट किया। अब बात करते हैं स्कोप की। देखो, स्कोप किसी भी ब्रांच का आपके ऊपर डिपेंड करता है, सभी लोग बोलते हैं और ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि आप अच्छी से अच्छी ब्रांच लेंगे और उसमें डेडिकेशन नहीं होगा तो आपको कभी उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और सर्जिकल ब्रांचेस में ऑब्वियसली जब आप सर्जरी के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा वक्त अपने आप को देना होता है, क्योंकि इसका लर्निंग कर्व हमेशा ज़्यादा होता है। माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है तो ऑब्वियसली थोड़ा लर्निंग कर्व ज़्यादा होगा ही, तो ऐसे तो सारी सर्जरीज हैं, ईएनटी में भी होता है, आई तो है ही, और भी जो सर्जरीज हैं आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और हाँ, मेडिसिन के जो लोग हैं उन लोगों को जल्दी अर्निंग मिलती है, और हम ऐसे ही कम्पीट करते हैं कि अरे जल्दी सेट हो जाएगा सब कुछ उसकी लाइफ में। बट एक बार जब आप स्किल्स एक्वायर कर लोगे ना, तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, और आप मतलब आप सेटिस्फाई रहोगे। ऐसा नहीं रहेगा कि मैं उससे कम अर्न कर रहा हूँ या अच्छी ब्रांच नहीं है। बस यही देर होती है कि आपको एक बार सर्जरीज करना आ जाना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे सेट होना है, तो आप कर सकते हैं। और स्कोप के अलावा जैसे मैं बोलूँ ना कि आजकल सब कुछ डिजिटलाइज्ड है, तो होता क्या है ना कि सब लोग कंप्यूटर्स पर हैं या लैपटॉप्स पर हैं, बच्चे हैं तो फ़ोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, बहुत ज़्यादा डिजिटल स्ट्रेन बढ़ चुका है, तो रिफ्रैक्टिव एरर्स ज़्यादा हो रहे हैं, और लोग ज़्यादा अवेयर हैं अबाउट रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ के कॉस्मेटिकली बेटर अपीयरेंस के लिए, तो वो रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। सिंपल सी कैटरेक्ट सर्जरी है तो उसमें भी उन्हें ये चाहिए कि हम चश्मा ना लगाएं तो बेटर है। और इसमें और भी ब्रांचेस हैं, जैसे कि इट्स वही जैसे बोला ना कि सिर्फ कैटरेक्ट सर्जरी नहीं है, आप ग्लोकोमा सर्जरीज भी है और कॉर्निया सर्जरीज भी है। अभी एक और आ चुका है ऑक्यूलर एस्थेटिक्स है, जिसमें क्या करते हैं ना कि आपके फेस को बेटर दिखने के लिए लिड की सर्जरीज कर सकते हैं, और बोटॉक्स इंजेक्शंस, फिलर्स लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें अब इंक्लूड हो गई हैं, तो काफ़ी अच्छा स्कोप है। और दूसरी चीज़ ना, ये बहुत ही चेंज होती हुई ब्रांच है, मतलब हमेशा इसमें एडवांसेस आते हैं, क्योंकि हम सारा कुछ टेक्नोलॉजी पे इसमें डिपेंडेंट है, मशीन्स पे डिपेंड हैं, तो हमें हमेशा अवेयर रहना होता है, और हमेशा कुछ कुछ नया होता रहता है, आपको पकड़ के रखना होता है कि अच्छा ऐसा कुछ चल रहा है मेडिकल फील्ड में। तो ये बहुत अच्छी ब्रांच है, इसका स्कोप है, और आपके ऊपर है, वही मैंने कहा कि आप कितना अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इसमें। अब क्वेश्चन है कि आपकी इसमें अर्निंग कैसी है, और एमएस करना चाहिए कि डीएमबी करना चाहिए, फेलोशिप्स करनी चाहिए कि नहीं, इसमें कितना कंपटीशन है आगे जाके। तो इन सब के बारे में मैं यही बोलती हूँ कि आपको पहले डिसाइड करना है आप कहाँ सेटल होना चाहते हैं, आप किस में खुश हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है, जिनका पहले से सेटअप है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी कुछ लोग होते हैं जिन्हें मेडिकल कॉलेजेस में जाना होता है, या फिर कुछ कॉर्पोरेट जॉब करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं जो ट्रस्ट हॉस्पिटल में ही अपना लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप कैसा रहना चाहते हैं, और सब में अलग अलग अर्निंग है, ठीक है, अच्छी अर्निंग है। मैं बताती हूँ कैसे। देखो, पहली चीज़ है कि एमएस या करें या डीएमबी करें, तो उस चीज़ के लिए मैं बताऊंगी कि अगर आपको मेडिकल कॉलेजेस में जाना है तो आप एमएस करिए, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि वो प्रेफर करते हैं एमएस कैंडिडेट्स को। और ऐसा नहीं है कि डीएमबी जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। एमएस के बाद या डीएमबी के बाद आपको सीनियर रेसिडेंसी करनी होती है किसी मेडिकल कॉलेज से, तो एमएस के बाद 1 साल की है, और डीएमबी के बाद आपको 2 साल की करनी होती है, उसके बाद वो इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि डीएमबी जो कैंडिडेट्स हैं वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि फेलोशिप्स का भी पूछते हैं कि फेलोशिप मैम ये टर्मिनल ब्रांच है तो फेलोशिप करें या ना करें। तो देखो, फेलोशिप का क्या है ना कि आप आज देख सकते हैं कि बहुत सारे जो गुड हॉस्पिटल्स हैं वो ऑफर कर रहे हैं फेलोशिप। और ऑप्थेल्मोलॉजी मैंने जैसे बताया कि बहुत वास्ट ब्रांच है, इसमें कॉर्निया है, रेटिना है, ग्लोकोमा है, ऑक्यूलोप्लास्टी है, और पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी है।
बहुत सारी हैं। तो अगर आप अपने स्किल को डेवलप करोगे जितना ज़्यादा, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे सर्जरीज़ की, आपके लिए वो उतना ही रिवॉर्डिंग होगा आगे जाके। क्योंकि देखिए, जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस करोगे, आपको भी पता है कि आपको एक अच्छा सर्जन होना चाहिए कि आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस खुद चला सको। तो उसके लिए आपको स्किल्स तो एक्वायर करने होंगे, जो कि आपको सर्जरीज़ करके मिलेंगे। आप जब तक अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, तब तक फिर कैसे होगा ना। और इसी तरीके से आप प्राइवेट प्रैक्टिस में तो है ही इम्पोर्टेंट, वैसे ही आपके कॉर्पोरेट जॉब में भी है। आप जितना अच्छा एकेडमिकली स्ट्रांग होंगे, आप जितना अच्छा ट्रीट करेंगे पेशेंट्स को, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उससे पैकेज डिसाइड होता है आपका। गवर्नमेंट और हॉस्पिटल जो होते हैं और आपके मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, उसमें भी स्किल्स ज़रूरी है, क्योंकि जैसा आपका स्किल्स होगा तो आप उतना ही ज़्यादा पेशेंट्स अट्रैक्ट करोगे, आप उतनी सर्जरीज करोगे, ठीक है। और ट्रस्ट हॉस्पिटल में तो होता ही, आप अगर ट्रस्ट हॉस्पिटल कोई रन कर रहे हैं तो आपको तो इतना स्किल्स होना ही चाहिए कि आप एक पूरे अस्पताल को चला सको, जो कि जिसमें काफ़ी रिमोट एरिया से हेल्पलेस जो लोग आ रहे हैं उनकी मदद कर सको। तो इन शॉर्ट यही है कि इवन इफ़ ये टर्मिनल ब्रांच है, तो आप ऐसा नहीं है कि बहुत कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ता है फेलोशिप के लिए। आप वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाना होता है, वहाँ पे एक छोटा-सा टेस्ट होता है, इंटरव्यू देना होता है, अगर आप सूटेबल लगते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। 2 से 3 साल की ये फेलोशिप्स होती हैं, और मेरा मानना है कि करनी चाहिए, ताकि आप स्किल्स एक्वायर कर सकें, आप ज़्यादा अच्छे डॉक्टर बन सकें। अब एक चीज़ आती है कि मैम सेटअप इसका बहुत कॉस्टली है, तो येस, हाँ, सेटअप तो कॉस्टली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, लोग तो कर ही रहे हैं। प्राइवेट सेटअप जब आप शुरू से स्टार्ट करोगे तो डेफ़िनिटली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, और धीरे-धीरे आपको उसका रिटर्न मिलता है। क्योंकि क्या है ना कि सर्जरी की जो ब्रांचेज़ होती हैं, सर्जिकल ब्रांचेज़ होती हैं, वो धीरे-धीरे आपको मतलब रिटर्न देती हैं। जितना आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको वापस मिलना स्टार्ट होगा। तो वो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, चाहे आप ईएनटी में रहें, चाहे आप किसी भी ऑब्स गायनी, ऑर्थो, किसी में भी रहें, तो आपको डेडिकेशन तो है ही ज़रूरी, उसके साथ थोड़ा-सा पेशेंस इम्पॉर्टेंट है, कि इसमें इन्वेस्टमेंट के बाद आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा कि आप अच्छा अर्न कर सकें। आप कर सकते हैं, अब जितना, वही मैंने कहा, जितना आप अच्छे से बात करेंगे पेशेंट से, जितने पेशेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे, आपका रिजल्ट्स अच्छा होगा, तो आप आराम से अर्न कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी ब्रांच से आपको कम अर्निंग मिलेगी। तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि ऑप्थेल्मोलॉजी एक्सप्लोर करिए, कि मतलब कि किस तरीके की ब्रांच है, और आप अपना पहले सोचिए कि आपको कहाँ कैसी लाइफ पसंद है, और कहाँ सेट होना है, किस टाइप का आपका माइंडसेट है, तो उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी किसी भी ब्रांच को चूज़ करने में। तो कंक्लूजन यही है कि आप कोई भी ब्रांच लें, आप अगर उसमें फुल डेडिकेशन से काम करेंगे, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, मेडिसिन ब्रांचेज़ हो, या फिर आपकी सर्जिकल ब्रांचेज़ हो, या मैं बोलूँगी जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज़ हैं उसमें भी। तो अगर आप उसमें और अच्छा स्पेशलाइज़ करते हैं, तो आप उतने ज़्यादा ग्रो करते हैं, आप उतनी अच्छी लाइफ जी पाते हैं। तो ऐसी कोई भी ब्रांच नहीं है जो अच्छी नहीं है, और ऐसी कोई भी ब्रांच नहीं है जो बहुत अच्छी है, ठीक है। अच्छी ब्रांचेस को भी अगर ठीक से नहीं किया जाए, डेडिकेशन से नहीं किया जाए, तो वो कोई रिवॉर्ड नहीं देती है। तो आई होप आज के वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, और आप कुछ थोड़ा सा जान पाए होंगे ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में, कि इसे एज अ करियर चूज़ कर सकते हैं या नहीं। डेफिनेटली जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे एमबीबीएस में नहीं इतना एक्सपोजर होता है, तो आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है थोड़ा-सा। अगर आप मेडिकल कॉलेजेस में या कहीं पर भी हैं, तो आप बिल्कुल ये जानिए कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट रिफ्रैक्टिव एरर एंड कैटरेक्ट सर्जरी। ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट ब्रांच है, ब्यूटीफुल ब्रांच है, और मतलब मुझे अच्छा लगता है गिफ्ट ऑफ साइट जिसे बोलते हैं ना, वो देना। आप किसी पेशेंट को बोलते हैं कि आज से आपको अच्छा दिखेगा, तो वो बेस्ट मोमेंट होता है। मतलब एवरी डे अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो ये ऑप्थेल्मोलॉजी में मिलेगा आपको। तो ऑल द वेरी बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। सब एकदम खुश रहिए, और जो भी ब्रांच चूज़ करें उसमें अच्छे से काम करिए, इंडिया के लिए काम करिए। भारत में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, अच्छे डॉक्टर्स की बहुत कमी है। तो जो भी करो, पहले देश के बारे में सोच के करो, और बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है इस कंट्री ने यहाँ पर, अब बारी आपकी है उसे रिटर्न में देने की। थैंक यू सो मच।
ऑल द वेरी बेस्ट।